चलो ठीक है। सो आज हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जो बहुत आवश्यक होता है, राइट। हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं बताओ। हम लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ एसटीडी। डॉट हाँ। एच, ऐसे डॉट। लिखते हैं, राइट। एस टी डी आई ओ डॉट एच, यस फिर सर। लिखते हैं यस हैश इंक्लूड, फिर लिखते हैं कोनियो डॉट एच, इस सर। तरीके से बराबर है। उसके बाद लिखते हैं यस सर। void main, उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन का ब्लॉक लिखते हैं और अंदर जो भी लिखना है सी एल आर एस सी आर, हमारा जो फॉर्मेट है उस तरीके से, ठीक है। गेट सी एच, ये इस तरीके से, राइट। और इसके बाद इसके अंदर हम लॉजिक्स लिखते हैं, बराबर है कि नहीं। अब तक तो ये हमने यही यस किया है, राइट। सी प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये हमारा, राइट। अब ये जो सर। फॉर्मेट लिखा है ना, मुझे एक बात बताइए। हम हमेशा कहते हैं कि वेयर इज मेन फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन कंपाइलर पूछता है, राइट। ये फेवरेट क्वेश्चन है यस उसका, सर। बराबर है। आप मुझे एक यस बात सर। बताइए, इसमें मेन फंक्शन कौन सा है? वेर इज मेन फंक्शन, कहाँ है मेन फंक्शन? ये है ना, इसमें मेन। राइट। यस। दिस इज वॉइड मेन मेन। फंक्शन, दिस इज मेन फंक्शन, बराबर है, राइट। अब किस पर से पहचाना आपने ये मेन फंक्शन है करके? मेन। कैसे पहचाना आपने, या फिर कंपाइलर कैसे पहचानता है? यहाँ पर सर पैरेंथेसिस है फंक्शन के बाद, वॉइड मेन के बाद यस यस, द पैरेंथेसिस। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है फंक्शन की, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी, राइट। आइडेंटिटी क्या है फंक्शन की? ये पैरेंथेसिस है, बराबर है। अब ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये और भी कहीं पर है इस प्रोग्राम में, बताइए कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर भी दिख रहा है, क्लियर। ठीक है। हाँ। ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ हाँ। फंक्शन, बराबर है, राइट। यस सर। और इसको भी बोला जाता है फंक्शंस है करके, राइट। मैंने आपको बताया था कि हाँ। वेयर इज वन फंक्शन, इस क्वेश्चन को पूछने के बाद इमीडिएटली कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शन नाम के चैप्टर के अंदर इन डिटेल सीखेंगे, बराबर है। अब आज यस सर। आज हमने इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें लगभग सीख ली है। कि हम ये कर यस सर। सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी है आज तक, राइट। अब हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि यार जो फंक्शन है, ये मेन फंक्शन हो गया, ये सी एल आर एस सी आर हो गया, गेट सी एच हो गया, ये एग्जैक्टली होते क्या है और करते क्या है, बराबर है कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए हमको, राइट। किसी भी यस प्रोग्रामिंग के सर। अंदर फंक्शंस जो होते हैं ना, फंक्शंस आर फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड। क्या स्टेटमेंट। होता है? एक कोड का ब्लॉक होता है, जैसे इफ का ब्लॉक था, जैसे फॉर का ब्लॉक था, जैसे एल्स का ब्लॉक, मतलब हर किसी का ब्लॉक होता था ना, राइट। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि मेन फंक्शन पहचानता है और मेन फंक्शन के बाद वो पहचान जाता है कि ब्लॉक कहाँ पर है। ओपनिंग करली ब्रेसेस से क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक एक ब्लॉक होता है, बराबर है। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या है देखो, स्टेटमेंट्स है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, राइट। अब हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो एक स्टेटमेंट्स ही हो गए ना, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर आई एन टी ए इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट हो गया ना, क्योंकि हम सेमीकोलन दे रहे हैं उसके बाद, बराबर है, राइट। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट्स लिखे थे, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है या कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है, क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसका कलेक्शन है इस कोड के ब्लॉक के अंदर, राइट। ये जो कोड का ब्लॉक है ना, इसके अंदर, जैसे ये दो अभी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी हमारा प्रोग्राम उठा लो, उस प्रोग्राम में आपको यही चीज दिखाई देंगी। तो फंक्शंस को हम बोल सकते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, और इट्स फॉर क्या कहेंगे उसे, अकम्प्लिश एनी टास्क, अकम्प्लिश एनी एनी टास्क। मान के चलो कि ये मेन फंक्शन है, इसका मेन काम क्या है कि ये सारा जो लिखा है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट करवाना कंपाइलर के थ्रू, राइट। सीएलआर एससीआर का काम क्या होता है, हमने बताया था कि क्लियर स्क्रीन करना काम होता है उसका। गेट सीएच का काम क्या होता है कि भैया हमारा जो आउटपुट आएगा उसको कंसोल की स्क्रीन के ऊपर रोक के रखना है। कब तक रोक के रखना है? जब तक कोई यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा। यानी कि क्या है, ये सारे टास्क हो गए ना। तो ये सारे टास्क अचीव करने के लिए अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शंस बोलेंगे, राइट और रॉन्ग? बोल सकेंगे ना। सो फंक्शंस आर बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शंस फंक्शंस होता है एक ब्लॉक का कोड,
एक कोड का ब्लॉक होता है जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और वो सारे स्टेटमेंट्स हम कुछ ना कुछ टास्क करवाने के लिए लिखते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? फंक्शनल बैकअप। हाँ आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो अब हम हाँ। अब देख सकते हैं, अब जब हमने समझ लिया कि फंक्शंस होते क्या है, तब हम उसके बाद समझ सकते हैं कि उस फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। हम क्यों लिखते हैं फंक्शंस? सो व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शंस। सो यहाँ पर बेनिफिट्स में लिखेंगे हम, व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शंस। तो सीधी सीधी बात है, क्या बात है सीधी सीधी, कि देखो सीएलआर एससीआर जब लिखा गया होगा किसी के थ्रू, किसी के द्वारा जब सीएलआर एससीआर लिखा गया होगा, तब इसके अंदर क्या है, कुछ कोड लिखा है, जो कोड क्या करता है, आपका स्क्रीन क्लियर करता है, बराबर है कि नहीं? अब आप जब हर बार ये मेन फंक्शन लिखते हो, इसके अंदर सीएलआर यूज करते हो, तो क्या आप सीएलआर एससीआर का जो कोड है वो फिर से लिखते हो क्या, दोबारा लिखते हो क्या? नहीं। नहीं लिखते हो। नहीं। वैसे ही गेट सीएच का है। गेट सीएच का कोड एक बार लिख के रखा है उसने कहीं पे, राइट? अब उसका कोड आपको हम्म। लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या करते हो, डायरेक्टली गेट सीएच को कॉल करते हो, वो आता है, उसका काम करता है और चला जाता है, बराबर है कि नहीं? यानी कि हम्म। फंक्शंस का हम अगर यूज देखेंगे, तो फंक्शंस का बेनिफिट अगर देखेंगे तो उसमें दो बेनिफिट्स है। फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी यानी कि वंस राइट कोड वंस, इसमें हम लिखते हैं, रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, कि हम पहला जो बेनिफिट है वो रीयूजेबिलिटी है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है राइट कोड वंस, यानी कि एक बार आप कोड लिखो और बार बार उसको यूज करो, एंड यूज इट वेन एवर, वेन एवर रिक्वायर्ड। समझ में आया? एक ही सेंटेंस में, ज्यादा हम्म। लंबा जाने की जरूरत नहीं है, राइट? अब ये रीयूजिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है एप्लीकेशंस में, वो हम समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पेंट में लेके चलता हूं, ठीक है? अब मान के चलो कि आपको, आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिस इज योर सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है? और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, राइट? सॉफ्टवेयर्स बनाती है, ये समझो, मान के चलो ये आसिफ और मयूर फाउंड कुछ है, कॉरपोरेशन है ऐसा, आसिफ एंड मयूर कॉरपोरेशन, राइट? अब ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है? एक प्रोजेक्ट मिल गया। उस प्रोजेक्ट में क्या लिखा है, आपको बनाना है कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या बनाना है आपको? कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। अब मुझे एक बात बताइए, कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो रहेगा, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। जैसे कि यहाँ पर कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट कर सकना है, राइट? अब क्या हुआ है, आपको और एक प्रोजेक्ट मिला है, और क्या प्रोजेक्ट मिला है, मान के चलो आपको एक स्कूल मैनेज, क्योंकि क्या होता है, एक बार एक काम मिल गया है तो दूसरा भी काम मिल जाता है, राइट? तो आपको स्कूल मैनेजमेंट का भी काम मिल गया, और आपको मिल गया है एक और दूसरा काम, एम्प्लॉय की सैलरी का, एम्प्लॉय सैलरी का एप्लीकेशन बनाने का काम। तो आपके पास अभी तीन सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, राइट? अब ये आपने क्या किया, ये जो है इसको कॉलेज मैनेजमेंट के लिए रख दिया। ये जो है ये कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज के लिए, ये कॉलेज के लिए हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, एक एक एप्लीकेशन बनाना है आपको, इसके लिए बनाना है, स्कूल के लिए बनाना है, तो स्कूल का अलग से आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए भी बनाना है, तो उसका भी आपने अलग से स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तीनों आपने अलग अलग स्टार्ट कर दिए। अब तीनों का जो है स्टार्ट कर दिए। अब आप सबसे पहले क्या करोगे पता है क्या? सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों में कॉमन क्या है देखोगे। देखो, इसमें इन तीनों में कॉमन एक चीज है, क्या चीज है कॉमन? यहाँ पर स्कूल में आप जब जाते हो, या स्कूल का कोई भी ये हो जाता है, मतलब कुछ भी करना है स्कूल से रिलेटेड, तो अटेंडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? अगर अटेंडेंस नहीं है किसी स्टूडेंट की, अगर आप, कोई स्कूल ऐसा होता है क्या जो अटेंडेंस नहीं लेता है? बताइए मुझे, होता है ऐसा कोई स्टूडेंट? कॉलेज कोई स्कूल होता है ऐसा जो देखता ही नहीं। अटेंडेंस नहीं लेता है? नहीं होता है ना, नहीं। ऐसा कोई नहीं होता है। फिर ये सेम होता है इसके अंदर हम्म। भी, कॉलेज के अंदर भी।
आपको अटेंडेंस कंपलसरी रखनी पड़ती है कि 70% एंड अबव अटेंडेंस हुई तभी आप एग्जाम्स दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो अटेंडेंस वहां पे भी करनी पड़ेगी मुझे, राइट। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय की सैलरी किसके बेसिस पे निकलेगी? वो जितने दिन काम को आया है उतने बेसिस पे तो निकलेगी, यानी कि अटेंडेंस के बेसिस पे निकलेगी, राइट और रॉन्ग? बराबर है या गलत है? हम्म। हाँ, अटेंडेंस के बेसिस पे ही निकलेगी ना सैलरी राइट। किसी भी एम्प्लॉय की, राइट। बराबर। तो यहाँ पर होता यह है कि तीनों एप्लीकेशंस आपको बनाने हाँ। हैं, और आपको पता है कि कॉमनली एक चीज उसके अंदर है जिसका नाम है अटेंडेंस। तो आप क्या करोगे, इस अटेंडेंस के लिए ना एक फंक्शन बनाओगे। क्या करोगे? एक फंक्शन बनाओगे, इसका एक अलग से फंक्शन बनाओगे। क्या करोगे? इसका एक अलग से फंक्शन बनाओगे। और ये जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन आप हर जगह पे यूज करोगे। कैसे? यहां से इसको उठाओगे, इस फंक्शन का कोड नहीं उठाओगे, हाँ, आप क्या करोगे, इसको कॉल करोगे। इसको यहां कॉल किया, फिर इसको यहां पर भी कॉल किया, फिर उसको यहां पर भी कॉल किया। अब ये जो फंक्शन नाम का जो ये जो फंक्शन है अटेंडेंस का, ये अटेंडेंस का फंक्शन आप यहाँ तीनों जगह पे लिख नहीं रहे हो। फंक्शन तो आपने एक ही बार लिखा है, यानी इसके अंदर आपके मान के चलो 1,000 लाइन का कोड है। 1,000 लाइन का कोड है, वो सिर्फ वहां लिख रहे हो एक ही जगह पर। आप क्या कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो जब भी चाहिए आपको। इसमें चाहिए तो इसको कॉल कर रहे हो, एम्प्लॉयज में चाहिए तो उसके लिए कॉल कर रहे हो, चाहे आपको कॉलेज के लिए चाहिए तो कॉलेज में कॉल कर रहे हो, चाहे आपको स्कूल के लिए चाहिए तो स्कूल में कॉल कर रहे हो। यानी कि क्या कर रहे हो, एक बार कोड लिख रहे हो और उसको बार बार हर जगह पे जहां पर काम करना है वहां पर उसको यूज कर रहे हो। जैसे कि हमने अब तक देखा है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सीआर, सीएलआर, एससीआर, ये जितने फंक्शंस हमने अब तक यूज किए हैं, सारे के सारे फंक्शंस पहले कहीं लिख के रखे हैं, उसका कोड कहीं लिख के रखा है। हम वो कोड कभी नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, उस फंक्शंस को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, वो आता है, उसका काम करता है और काम खत्म होने के बाद चला जाता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। समझ में आ रहा है? यानी एक बार कोड लिखो, बार बार उसको यूज करो जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है। समझ में आया पहला बेनिफिट फंक्शंस का क्या होता है? दूसरा बेनिफिट भी एक होता है, मॉड्यूलरिटी। हम्म। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी का मतलब जानते हो क्या? मॉड्यूलरिटी इंग्लिश वर्ड है, उसका मीनिंग जानते हो? कोई जानता है आप में से? अच्छा, आप लोगों ने में से किसने मॉड्यूलर किचन देखा है क्या? किसी के घर में होगा मॉड्यूलर किचन, है क्या किसी के घर में? हाँ, बोलो। सुना है सर, मगर पता नहीं है मॉड्यूलरिटी क्या है तो। मॉड्यूलर किचन है ना, किचन तो देखा होता, मॉड्यूलर किचन, राइट? देखा होगा ना। मॉड्यूलर किचन का मतलब क्या होता है? देखो यार, बहुत सिंपल है। मॉड्यूलर किचन का मतलब क्या होता है कि ये किचन है आपका, मान के चलो दिस इज योर किचन, ये किचन है। इस किचन में क्या करते हैं वो लोग करते हैं कि यहाँ पर सारे दाल चावल रखने हैं। तो दाल चावल रखने हैं तो उसके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाएंगे। ये दाल के लिए, ये चावल के लिए, ये ज्वार गेहूं के लिए, हाँ, ये मसालों के लिए, ऐसा होता है ना। तो इसमें जी होता सर। क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे, अगर मान के चलो ये जो मैंने लिखा है ऊपर वाला, ये समझो ज्वार के लिए है, राइट, या फिर गेहूं के लिए हाँ, है, व्हीट के लिए है, और मुझे ज्वार या व्हीट चाहिए। तो मैं कहाँ जाऊंगा ढूंढने के लिए उसको, बोलो? उसके ऑब्वियसली यार कंटेनर की हाँ, होगी। यही जाऊंगा ना। या फिर मैं ऐसा हाँ। करूंगा, यहाँ जाके ढूंढूंगा, यहाँ जाके ढूंढूंगा, यहाँ जाके ढूंढूंगा। जरूरत नहीं ना मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मॉड्यूलर होने के बाद क्या होता है, कि पक्का पता है मुझे कि ये जब मुझे मिलने वाला है वो कहाँ मिलने वाला है, इसी के अंदर मिलने वाला है, पहले कंपार्टमेंट के अंदर, राइट। तो ये जो होता है ना, ये जो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। यानी कि क्या करो, मॉड्यूलरिटी का मीनिंग क्या होता है? मॉड्यूलरिटी का मीनिंग होता है कि मॉड्यूलरिटी का मीनिंग होता है कि डिवाइड डिवाइड बिग कोड्स इनटू स्मॉल पीस ऑफ कोड्स। मतलब क्या है कि किचन है, पूरा की पूरा किचन, कहाँ पे क्या रखा है किसी को पता नहीं है, राइट। हर बार मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो मुझे सारा की सारा किचन ढूंढना पड़ता है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि नहीं, कंपार्टमेंट बना के रखेंगे हम। भैया ये जो है बर्तन यहीं रखेंगे, ये जो है यहाँ पर ही वो रखेंगे चीज। तो इस वजह से होता क्या है, हमारा टाइम बचता है कि नहीं? सो इसी को बोलते हैं यस। डिवाइड बिग कोड्स इनटू स्मॉल कोड्स। कोड्स, अब इसको क्या करेंगे, हम कोडिंग के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको जो
दूसरा बेनिफिट है जिसका नाम मॉड्यूलरिटी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको क्या मिला था? कॉलेज मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर करने के लिए मिला था, कॉलेज मैनेजमेंट का, राइट? अब ये जो कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है? पहले तो होगा अटेंडेंस मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो अभी हमने फंक्शन बनाने की बात की थी, अटेंडेंस मैनेजमेंट, राइट? फिर होगा क्या? फिर होगा सैलरी मैनेजमेंट, ये भी रहेगा उसमें, सैलरी मैनेजमेंट। फिर रहेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी बुक्स वगैरह देते हैं ना, लाइब्रेरी मैनेज करना पड़ता है ना उसको भी, बरोबर है? ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट। उसके बाद यस क्या सर। हो सकता है? उसके बाद हो सकता है एग्जाम मैनेजमेंट, एग्जाम का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं? उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद यस स्टाफ सर। से रिलेटेड कुछ है तो उससे रहेगा, फिर एडमिन से रिलेटेड कुछ है तो इससे रहेगा, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो कॉलेज मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है इसको एक साथ नहीं लिखूंगा। ये जो कॉलेज मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको मैं एक साथ नहीं लिखूंगा। इसको क्या करूंगा मैं, मान के चलो इसको एक साथ रख लिया, अगर रख लिया और मुझे अटेंडेंस मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये कोड जो है मेरा, मान के चलो कॉलेज मैनेजमेंट का कोड मेरा 10,000 लाइन का हो रहा है, 10,000 लाइन का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे ये पूरा 10,000 लाइन चेक करना पड़ेगा, सर लाइन योर बाय वॉइस लाइन। इज ब्रेक। हेलो। मैं बोल रहा, हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे ये कोड पूरा की पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा की पूरा मतलब। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है सर। हाँ सर, मतलब क्या आप है? अभी ब्रेक, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। आवाज ब्रेक हो नहीं आ रही है अच्छी से? हाँ, बाहर अभी बहुत नहीं आ जोरों रही की थी सर। बारिश, बहुत जोरों से बारिश अच्छा चल अच्छा। रही है बाहर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूरा की पूरा 10,000 लाइन का कोड चेक करना पड़ेगा। और ये बहुत टाइडी टास्क है यार, मैं हर बार आके वो 10,000 लाइन थोड़ी चेक करते बैठूंगा। तो मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इन सबको ना छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगा। इसका एक अलग पीस, इसका एक अलग पीस, इसका एक अलग पीस, यानी कि कोड। अब इन इन सब के कोड्स कितने हो गए? 100-100 लाइन के हो जाएंगे मैक्सिमम, राइट? तो 100-100 लाइन के हो जाएंगे, तो अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ गया तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अटेंडेंस मैनेज में पहुंच जाऊंगा और उसका उतना जितना 100 लाइन का कोड है बस उतना ही देखूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम्स निकाल लूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पूरे एप्लीकेशन का। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, समझ रहे हो आप? टू डिवाइड योर लार्ज कोड, बहुत बड़ा जो कोड है उसको डिवाइड करना छोटे छोटे टुकड़ों में और बाद में उसको जोड़ना एक बड़े एप्लीकेशन के तौर के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस सर। and join again to complete a big project, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल लॉजिक है इन दोनों। अब अगर हमने ये देख लिया कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं किसी भी फंक्शंस के, तो उसके बाद हम देख पाएंगे कि फंक्शंस के टाइप कितने हो सकते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब मुझे बताइए, आप थोड़ा सोचो थोड़ा सा कि कितने टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अभी हमने क्या लिखा था, ये ऊपर फंक्शन, ये प्रोग्राम लिखा था, ये फंक्शन ये लिखा था हमने, राइट? इसके अंदर कितने टाइप के फंक्शन है बताइए आप, बताइए, बता पाओगे? तीन टाइप की सर, तीन टाइप। कितने? 2 टाइप के सर। 2 टाइप? हाँ। कैसे? सर एक क्लियर SCR एक फंक्शन दिख रहा है, और दूसरा वाला जो है गेट सी हाँ एज हाँ, वाला। देखो इसमें ना 2 टाइप तो है, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से नहीं है। कैसे? बताता हूं मैं आपको। क्या मुझे बताइएगे कि ये CLR SCR आपने लिखा है क्या? आपने लिखा है उसको? नहीं लिखा हाँ है, सर। बराबर है। नहीं हो। आपने नहीं लिख आपने नहीं लिखा है ना, राइट? गेट CH आपने लिखा है जी क्या? नहीं सर, हाँ जी, नहीं लिखा हुआ है। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये आपने लिखे है क्या? नो सर। नहीं। नहीं लिखे है, राइट? तो आपने इसमें कौन सा फंक्शन लिखा है? आपने लिखा है सिर्फ ये मेन फंक्शन, राइट? आपने कौन सा लिखा है? सिर्फ मेन फंक्शन, बराबर है कि नहीं? इसके अंदर वाला ब्लॉक आपने हम्म बनाया ना, ये पूरा ब्लॉक आपने हम्म बनाया, बराबर है? तो इसका मतलब है आपने लिखा। और ये दो स्टेटमेंट, ये जो फंक्शंस थे पहले वाले, बस आपने नहीं लिखे। क्लियर कट मीनिंग क्या है?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्लियर कट मीनिंग क्या है कि दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस फॉर एग्जाम्पल कौन से अभी का CLR SCR, ये फंक्शन आपने नहीं लिखा, ये कैसे आया है? सी लैंग्वेज के साथ आया है। गेट CH, ये कैसे आया है? सी लैंग्वेज के साथ आया है, राइट। फिर प्रिंट एफ, ये भी तो फंक्शन है। ये भी किसके साथ आया है? सी लैंग्वेज के साथ। स्कैन एफ, ये भी तो फंक्शन है। ये भी फंक्शन कहाँ से आया है? सी लैंग्वेज के साथ। यानी कि हम बोल सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जैसे हमने अभी तक फंक्शंस यूज किए हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन से हैं? सी लैंग्वेज में अपने आप तैयार किए हुए फंक्शंस जो हमको दिए हैं यूज करने के लिए। बराबर है कि नहीं? इसका कोड हमने नहीं लिखा है। तो एक एक टाइप हो गया बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा टाइप हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि आप जो कोड लिखोगे, आप जो फंक्शन लिखोगे, आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसी को बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम ये इसमें? आर द फंक्शंस which developed or which created to complete to complete any task by users। यानी कि हमने जो बनाया है उस हमने जो फंक्शंस बनाएंगे, उस फंक्शंस को उन फंक्शंस को हम बनेंगे बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब इसी को देखना है हमें कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, और उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग तो हमने समझ लिया कि अगर हमारे टास्क को कुछ कंप्लीट करना है तो हम उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मान के चलो कि आपको एडिशन करनी पड़ती थी, ठीक है, दो नंबर्स की एडिशन के लिए क्या क्या चाहिए बताइए मुझे? एटलीस्ट दो नंबर चाहिए, राइट। एटलीस्ट टू नंबर्स शुड बी देयर। दो नंबर चाहिए एडिशन के लिए, और आपको मान के चलो कि दिन में 100 बार एडिशन लिखनी पड़ती है, 100 बार एडिशन करनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे यार? ये रोजमर्रा की झंझट से छुटकारा पाना है मुझे, मैं क्या करूंगा? एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें कुछ वैल्यूज डालूंगा और मुझे आ जाएगा उसका एडिशन। ठीक है, चलेगा? बराबर है ना? यस सर। कि आपको अगर एडिशन करनी है तो दो नंबर लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं क्या करूंगा? एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें अगर कुछ वैल्यूज डाल दिए तो मुझे उनका एडिशन आ सकता है, राइट। तो इस ऐसे ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम? यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलेंगे। कि हमको एडिशन करनी है तो किस तरीके से करने के लॉजिक लिखना है, और वो लॉजिक हम बार बार यूज कर पाएंगे, ऐसे इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में कैन बी क्रिएटेड यूजिंग थ्री, तीन स्टेप से मिला के बनता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तीन स्टेप से। पहली स्टेप डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। दूसरी स्टेप, अब पहली स्टेप पहले करते हैं कंप्लीट, ठीक है। पहली स्टेप डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स होता है इसका। सिंटैक्स मैं बताता हूं आपको। सिंटैक्स डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर लिखना पड़ेगा फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और उसके आगे लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और इसके अंदर देना पड़ेगा पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, और उसके आगे देना पड़ेगा सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, रिटर्न टाइप लिखते हैं void, फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐड, और पैरामीटर्स देते हैं, दो पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स को देते समय यहाँ पर डेटा टाइप, डेटा टाइप ऐसा लिखेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको void ऐड देना पड़ेगा। ऐड देके क्या करेंगे? इंट, कॉमा इंट। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि दो नंबर हमको एटलीस्ट चाहिए एडिशन करने के लिए। कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं? दो नंबर्स। और नंबर्स हम किस में लेते हैं? इंटीजर डेटा टाइप में। यहाँ पर कैरेक्टर लिख सकूंगा का अगर एडिशन करनी है तो? नहीं लिख पाऊंगा। तो डेटा टाइप लिखना है, और उस डेटा टाइप का पैरामीटर, मतलब जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। तो पैरामीटर है मेरा क्या?
इंटीजर। अब इसमें दो तीन सवाल आ जाते हैं। कौन सा सवाल आता है, देखो। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं। इन दोनों को मैं यहां से कॉपी करता हूं। पेंट में चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ना दो तीन चीजें आती है। कौन सी दो तीन चीजें हैं कि भैया रिटर्न टाइप किसको कहते हैं, रिटर्न टाइप किसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि पैरामीटर्स क्या होता है, राइट। दो ही सवाल आते हैं ना हमको, रिटर्न टाइप क्या होता है। तो समझ लो रिटर्न यस टाइप सर। की एक स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट है, रिटर्न टाइप क्या होता है उसका कंसेप्ट। मान के चलो कि ये आप हो, दिस इज यू, ये आप हो, और आपको चाहिए लोन, ठीक है। यू रिक्वायर्ड अ लोन। क्या करोगे आप बताइए, लोन चाहिए आपको तो क्या करोगे, बताइए। बैंक में जाके मॉर्गेज करना बैंक में पड़ेगा। जाएंगे, राइट। तो आप क्या करोगे, यहां से निकलोगे, मान के चलो ये बैंक है आपका, ये बैंक है आपका, आप यहां से निकलोगे, बैंक जाओगे, राइट। अब बैंक में जाके क्या करोगे आप, बैंक में जाके क्या करोगे, मैनेजर को मिलोगे, राइट। बैंक मैनेजर को मिलोगे, बराबर है। अब मैनेजर क्या बोलेगा आपको, या आप वहां पे बोलोगे कि सर मेरे को लोन चाहिए, मुझे मान के चलो कि 2 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए। तो इस 2 लाख के लोन चाहिए ऐसा जब बोलते हो आप बैंक मैनेजर को, तो बैंक मैनेजर क्या बोलता है आपको, हाँ मैं देता हूं बोलता है, बट क्या बोलेगा, व्हाट इज, व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, राइट। व्हाट इज मॉर्गेज। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम क्या देंगे, फिर मॉर्गेज देंगे, मॉर्गेज देंगे, राइट। अभी जो मॉर्गेज है ना, ये इसका मीनिंग होता है, ये जो मॉर्गेज है ना, इसका मीनिंग होता है कि आप रिटर्न में कुछ देने वाले हो बैंक। डूब गया समझो, मान के चलो कि 2 लाख आपने डुबा दिया, तो बैंक क्या करेगी यार, बैंक का तो लॉस हो जाएगा, तो फिर बैंक क्या करेगी, ये जो आपने मॉर्गेज रखा है ना, इसमें से कुछ ना कुछ वो वसूल गएगी, राइट। ऐसा ही होता है ना बैंक का प्रोसेस, बराबर है ना। यस सर। अब यस। हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें रिटर्न टाइप क्यों देना पड़ता है, ये जो मॉर्गेज है इसी को बोलेंगे हम रिटर्न टाइप, ठीक है। सो ये जो मॉर्गेज है ना, ये जो मॉर्गेज देते हैं इसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप, क्या बोलेंगे हम, रिटर्न टाइप। तो ये जो हो गया आपका रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। समझ में आया रिटर्न टाइप का कंसेप्ट क्या है। यस सर। अब ये जो रिटर्न टाइप है ये हमारे कोड में क्यों देना पड़ता है, उसकी भी एक बहुत मजेदार कहानी है। देखो कोड में क्यों देना पड़ता है, तो कोड में हम जो रिटर्न टाइप देते हैं ना, इसकी भी बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, आप समझ लो, बहुत अच्छी ये है। तो अब क्या होता है, मान के चलो कि आपका है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे मेन मेन फंक्शन आपने लिखा था, आपने क्या लिखा था अभी हमेशा, इंटीजर a = 10 ऐसा लिखा था कि नहीं, कभी ना कभी लिखा यस था ना। सर। मतलब हर फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं, बराबर है। अब ये जो वैल्यूज है ये कहाँ स्टोर होती है बताइए, ये जो ब्लॉक बनता है यहाँ पर आने के बाद, अगर 10 करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटीजर a = 10, तो इसमें होता क्या है प्रोसेस, हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये कंपाइलर आएगा, और कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आएगा और क्या करेगा, कंपाइलर रैम के ऊपर जाएगा, रैम के ऊपर एक ब्लॉक बनाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, ये ए। रहेगा, बराबर है, ऐसा बोलते हैं ना हम, ये रहेगा, जिसका यस। डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, और जिसके अंदर वैल्यू क्या डालेगा, 10 डालेगा, बराबर है, 10। क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट यस। गोज टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, ऐसा ही बोलते हैं ना हम। अब सोचो जरा दिमाग लगाकर कि ये क्या हुआ है, ये रैम पे गया है, बराबर है। अब रैम जो है वो रैम थर्ड एंटिटी है कि नहीं। अब रैम को समझ लो आप बैंक मैनेजर है, राइट। तो ये कंपाइलर को या हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जगह दे रहा है, बराबर है। अब ये जगह फ्री में तो नहीं देगा ना भाई, फ्री में देगा क्या। तो ये क्या बोलता है, रैम क्या बोलता है कि क्या देगा तू मुझे रिटर्न, क्या बोलता है रैम को कि व्हाट इज फॉर रिटर्न, व्हाट इज सिक्योरिटी। आपने बोला था ना कि बैंक मैनेजर ने क्या बोला था, व्हाट इज सिक्योरिटी, ऐसा पूछा था कि नहीं। तो ये रैम भी पूछता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी। तो ये रैम जब पूछता है व्हाट इज सिक्योरिटी, तो ये बोलता है कंपाइलर आप एक काम करो, मैं आपको ये रिटर्न टाइप लौटाता हूं, समझ रहे हो। तो यस सर। इसीलिए आवश्यक होता है हर फंक्शन में सबसे पहले डिक्लेरेशन में क्या लिखना पड़ता है हमको,
रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है रैम, दूसरा होता है कंपाइलर, और तीसरा होता है हमारा प्रोग्राम। और जब भी डेटा का एक्सचेंज होता है कि यहाँ से मेरे प्रोग्राम से डेटा यहाँ कंपाइलर से डेटा रैम पे जाएगा, रैम की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा रैम जो है, जगह जो है खाली स्पेस जो है वो वैकेंट कर देगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है रिटर्न टाइप्स के बेसिस पे। समझ में आया रिटर्न टाइप क्या होता है? अब समझ में आया पक्का? अब तक जो हमने लिखा था ना वाइड, अब तक जो हम लिखते थे वाइड मेन लिखते थे ना, वाइड मेन, ये वाइड मेन का मीनिंग क्या होता है फिर? वाइड मेन का मीनिंग होता है कि ये एक रिटर्न टाइप है, और वाइड का मतलब है नथिंग टू रिटर्न, नथिंग टू रिटर्न। हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर वाइड लिखते हैं तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सी लैंग्वेज के और प्रोग्राम्स लिखे होंगे तो उसमें आईएनटी रिटर्न होता है, आईएनटी। ये देखा था आपने? वाइड मेन की जगह पे आईएनटी लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था आईएनटी मेन, ऐसा फंक्शन लिखते हैं, आईएनटी मेन लिखते हैं, और इसके बाद इसका ब्लॉक बनाते हैं, और इसके एंड में लिखना पड़ता है रिटर्न 0, और बाकी का लॉजिक अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिटर्न इंट है ना, इसको बोलते हैं, इसको रिटर्न देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। समझ रहे हैं? पैरामीटर्स को हमको देखना है तो हम कल देखेंगे, अभी आज के लिए रोक देते हैं हम। ठीक है, कल देखेंगे कि पैरामीटर्स किसे बोलते हैं। आवाज येतोय माझा? हो येते. ओके. काल आपण बघितलं रिटर्न टाइप काय असते ते. ठीक आहे. हे जे रिटर्न टाइप होतं त्याचा अर्थ समजून घेतला आपण, की रिटर्न टाइप म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून, आपण बँकेमध्ये जशी सिक्युरिटी देतो तशीच इथे फंक्शन्स ज्यावेळेस आपण युज करत असतो त्यावेळेस त्या व्हेरिएबलला जी स्पेस लागतो ऑक्युपाय करण्यासाठी रॅम वरती, त्या स्पेसच्या बदल्यामध्ये त्याला रिटर्न काहीतरी द्यावं लागतं, आणि त्यालाच म्हणतात रिटर्न टाइप. अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं पैरामीटर्स में। तो देखो हमने ना काफी बार इसको यूज किया है, प्रिंट एफ, और उसके अंदर लिया है माय नेम इज आसिफ। किया है ना ऐसे? बराबर है? Yes. हाँ. हाँ, किया है ना ऐसे? हाँ. मतलब यही नहीं किया होगा, लेकिन इस तरीके से बहुत सारा किया है, राइट? तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, हाँ, वही. फंक्शन है, राइट? प्रिंट एफ इज अ फंक्शन, और ये जो पैरेंथेसिस है, ये ओपनिंग बेसिस, सेमी सर्कुलर बेसिस, और क्लोजिंग सेमी सर्कुलर बेसिस, इसके अंदर जी दी जाने वाली हर वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। यानी कि हर फंक्शन हाँ. को पैरामीटर्स रहेंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गेट सीएच को हम फंक्शन पैरामीटर कुछ नहीं देते हैं, लेकिन प्रिंट एफ को पैरामीटर हमेशा रहता है। बराबर है कि नहीं? प्रिंट एफ खाली खाली होता है कि कभी नहीं होता है खाली? प्रिंट एफ के अंदर क्या होता है? हमेशा पैरामीटर होता है, और हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा मैसेज देते हैं, राइट? तो ये मैसेज क्या है? एक पैरामीटर है, राइट? एक पैरामीटर। तो पैरामीटर का समझ में आया आपको, क्या किस लिए पैरामीटर किसको बोलते हैं, राइट? समझ में जो भी आया? मैसेज हमको परफॉर्म करना है टास्क. यस सर. क्या क्या? जो टास्क हमको परफॉर्म करना है वही ना सर, मतलब जैसा आपने नहीं बोला नहीं जो नहीं नहीं प्रिंट नहीं नहीं, करवाना है. ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, वो प्रिंट एफ का फंक्शन, मतलब प्रिंट एफ का काम क्या है वो अलग बात है, उसका काम कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर हम जो पैरेंथेसिस के अंदर देने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं पैरामीटर। समझ में आया? अब ये ओके. देखो स्कैन एफ, ये स्कैन एफ है, इसके अंदर भी तो हम कुछ ना कुछ देते हैं, देते कि नहीं? यस सर. देते कि नहीं? परसेंट और जी. हमने क्या जी. देखा था? हाँ, जो भी देते हैं, जो भी XYZ जो भी रहेगा,
इस पैरेंथेसिस के अंदर जाने वाली हर चीज को क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। पैरामीटर। तो फंक्शन में जब हम फंक्शन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, सिंटैक्स लिख में लिखा था रिटर्न टाइप, ये हमारे समझ में आ गया रिटर्न टाइप होता क्या है। फिर हमें वन। फंक्शन का नाम लिखना है, फिर डेटा टाइप लिखना है और पैरामीटर्स लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे दो क्यों लिए है मैंने? क्योंकि दो एडिशन के लिए मिनिमम दो नंबर लगते हैं। अगर मुझे मुझे स्क्वायर का फंक्शन निकालना होता, मुझे स्क्वायर का फंक्शन बनाना होता, तो मैं क्या करता? इंटीजर डेटा टाइप वाली एक ही वैल्यू उसमें पास करता। बराबर है कि नहीं? यस समझ रहे सर। हो ना? ऐसे हम्म। होता ना। तो मैं एडिशन का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि भैया आपको थोड़ा सा समझ में आए, एडवांस में थोड़ा सा समझ में आए, इसलिए मैं दे रहा हूं। ठीक है। अब ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें क्या क्या है? पहली स्टेज है डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन में कैसे लिखना है? लिखना है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, डेटा टाइप और पैरामीटर। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर ठीक से अगर आपने देखा होगा, तो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया था, राइट? किया था कि नहीं? कैसे लिखते थे हम? INTA ऐसे लिखते थे ना, राइट? सो ये हाँ। डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता था? कंपाइलर को पता चल जाता कि भैया ये यूज क्या करना चाहता है आखिर। बराबर है कि नहीं? तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या है हमारे? डेटा टाइप ही है ना यार। क्या है? डेटा टाइप ही है। कौन से डेटा टाइप है? ये डिराइव डेटा टाइप है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा टाइप से बने हुए हैं। बराबर है? डिराइव डेटा टाइप है। बराबर है ना? हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन सीखी थी, यहाँ ऊपर होगा, फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट्स एंड अकम्प्लिश एनी टास्क, राइट? और ये क्या है? फंक्शंस मतलब क्या है? ये फंक्शंस क्या है? एक डिराइव डेटा टाइप है। डिराइव डेटा टाइप, जब हमने डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें जो मैंने तीन डेटा टाइप्स के टाइप्स बताए थे, उसमें से पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था बिल्ट इन डेटा टाइप्स, फिर दूसरा टाइप क्या था? डिराइव डेटा टाइप, और तीसरा टाइप क्या था हमारा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने अभी तक जो देखा था, बिल्ट इन डेटा टाइप देखे थे। फिर जब से हमने कल से स्टार्ट किया है फंक्शन देखना, तब वो फंक्शन यानी कि हमारा क्या होगा? डिराइव डेटा टाइप होगा। इसके अंदर कुछ वैल्यूज हो सकती है, जो वैल्यू स्टोर होने वाली है रैम के ऊपर। तो ये भी एक तरह का डेटा टाइप है, राइट? सो डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है? कंपाइलर को हर नई चीज के बारे में बताना। समझ में आया? जैसे कि हमारा यस नाम सर। होता है। हमारा नाम कब रखते हैं हम? बचपन में माँ मम्मी पापा रखते हैं ना हमारा नाम। क्यों रखते हैं? हम्म। डिक्लेयर करते हैं कि भैया आज से ये जो इंसान है, इसको आसिफ नाम से पहचाना जाएगा या मयूर नाम से पहचाना जाएगा, राइट? तो थ्रू आउट यस लाइफ सर। हमको उसी लाइफ से पहचानते हैं। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर लाइफ कितनी होती है हमारी? स्कोप से लेके, ओपनिंग स्कोप से लेके क्लोजिंग स्कोप तक, ये लाइफ हो गई ना। तो इसके अंदर जब भी ओके। उसको बोला जाएगा, पहचाना जाएगा, तो कैसे पहचाना जाएगा? उसके नाम की वजह से। ठीक है, डिक्लेरेशन की वजह से। तो पहली स्टेप क्या हो गई? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में कैसा लिखना है? ऐसे लिखना है। तो पैरामीटर्स भी हमको समझ में आया, हमको रिटर्न टाइप भी क्या होता है समझ में आया। दूसरी स्टेप होती है सर आए 2 मिनट। डेफिनेशन। डेफिनेशन। अब देखो, होता क्या है कि मयूर का नाम रख दिया, ठीक है, या आसिफ सर का नाम रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? आसिफ सर और मयूर बैंक में चले गए अकाउंट ओपनिंग के लिए, बराबर है? अब उनको क्या करना पड़ेगा? आसिफ भैया को उनका पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, मयूर को भी उसका पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, उनके कुछ रेसिडेंशियल प्रूफ देने पड़ेंगे, उनके आधार कार्ड देना पड़ेगा। सो ये क्या होता है? ये होता है जो आपने डिक्लेयर किया है ना, तो डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को क्या करना है, उसका मीनिंग हम यहां लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं डेफिनेशन में? लॉजिक ऑफ द फंक्शन। जब उसको बुलाया जाएगा तो उसने क्या करना चाहिए? जैसे हमने सर प्रिंटफ को आवाज ब्रेक हो बुलाते थे गई है। हमेशा। आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो गई है। हेलो। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? बोलो। हम्म। अरे। हाँ, आ हाँ। रही है ना? ठीक है। तो हाँ। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर प्रिंटफ फंक्शन लिखा गया है, तो वो करेगा क्या? उसको बुलाने के बाद उसका काम क्या होगा, उसको बोलते हैं डेफिनेशन। और डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? उसका सिंटैक्स है, उसका सिंटैक्स है डेफिनेशन का, कैसे लिखा जाता है?
सेम उसी तरह से ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप लिखनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम। उसके बाद लिखना पड़ता है क्या, उसके बाद देने पड़ते हैं ये डेटा टाइप पैरामीटर्स, डेटा टाइप पैरामीटर्स, डेटा टाइप पैरामीटर्स। अब इस तरीके से लिखने के बाद इसका एक ब्लॉक बनेगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, दिस इज नॉट अ मेन फंक्शन, राइट। और यहां पर हम लिखते हैं रिपीट लॉजिक करेंगे सर थोड़ा सा? ऑफ द, डिस्कनेक्ट की थी मीटिंग, रिपीट करेंगे थोड़ा सा सर? क्या, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रिपीट करेंगे सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप? अच्छा, रिपीट करना है, चलो ठीक है। तो जो डेफिनेशन। डिक्लेरेशन होता है, देखो फंक्शन ये को, फंक्शन को अगर यूजर डिफाइन फंक्शन तैयार करना है हमको, तो तीन स्टेजेस होते हैं या तीन स्टेप्स होते हैं जो हर फंक्शन में रहेंगे। पहली स्टेज होती है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन का मेन मतलब क्या है, डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम एक नया फंक्शन तैयार कर रहे हैं जिसका नाम कंपाइलर को पता नहीं है। तो हम कंपाइलर को बताएंगे कि भैया इस नाम का मैंने नीचे को ही फंक्शन का यूज किया है, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, यानी कि नामकरण सोहला। उसमें डिक्लेरेशन में कैसे होता है, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और डेटा टाइप पैरामीटर्स पैरेंथेसिस में देने पड़ते हैं। उस फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ एडिशन का फंक्शन निकालना है, एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, वाइड लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, इंट और इंट लिखेंगे। इंट और इंट इसलिए लिखा है कि मिनिमम दो नंबर्स होने चाहिए मुझे एडिशन करने के लिए, ठीक है, एडिशन। इसीलिए ये ठीक है। लिखा है। एक बार एग्जाम्पल देखोगे ना पूरा तो समझ में आएगा आपको। दूसरी ओके स्टेप सर। होती है डेफिनेशन की। दूसरी स्टेप होती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक्चुअली अगर वो फंक्शन बनाएंगे आप, तो वो फंक्शन करेगा क्या आके, समझ में आ रहा है। अगर उसको कोई बुलाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो करेगा क्या आके, क्या वो टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसका जो लॉजिक होता है वो लॉजिक हम लिखते हैं डेफिनेशन में। और उसको लिखने का तरीका है, यानी कि सिंटैक्स है, पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, और जैसे ऊपर लिया है ना, यहाँ पर जैसे दिखा है सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर सेमी कोलन है। यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, यानी जैसे हमने मेन फंक्शन लिखा था, मेन फंक्शन के बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया था, और हमने क्या किया था, ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लिखे थे मेन फंक्शन के, राइट। और उसके अंदर हमने उसका लॉजिक लिखा था। उसी तरीके से हमको क्या करना है, इस बार हमारे बनाए हुए फंक्शन को अगर लिखना है हमको, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमको क्रिएट करना है हमारा खुद का, हमारे खुद के काम के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा, वो भी ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर। ये हो गया उसका सिंटैक्स, किसका, डेफिनेशन का। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, वेरी इजी। जैसे हमने ऐड लिखा था, ये वॉइड ऐड इंट इंट लिखा है, इसको मैं रीयूज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वॉइड ऐड इंट इंट। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर इंट इंट नहीं लिखना है, यहाँ पर लेना है वेरिएबल का नाम, यानी कि लिखना है क्या, एक्स, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई, क्योंकि दो नंबर आएंगे, एक एक्स में जाएगा एक वाई में जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस सर। वेरिएबल नेम, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है। तो डेटा टाइप पैरामीटर हेलो सर। वेरिएबल नेम यस देना सर, पड़ता है, सर ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर देना पड़ेगा एग्जाम्पल में हमको, या सिंटैक्स में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंज क्या है, ऊपर हमको सिर्फ इंट इंट लिखना पड़ता था, यहाँ पर हमको इंट इंट लिखने के साथ वेरिएबल के नाम भी लिखने पड़ेंगे, कि कौन से वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू जा रही है। दैट्स इट। इतना लिखने के बाद यहाँ अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लॉजिक होता है एडिशन का, बताइए। एडिशन का लॉजिक क्या होता है, सिंपल है इंटीजर। ना यार, प्रिंट एफ इंटीजर लिखेंगे, काहे का ए है, ए प्लस इंटीजर बी। विंटीजर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इंटीजर विंटीजर। देखो यहाँ लिखता हूं मैं सीधे सीधे, यहाँ लिखता हूँ सीधे सीधे, एडिशन इज, एडिशन इज, एडिशन इज, ए ऐसा प्लस करता बी। हूं। और यहाँ लिखता हूं, यहाँ लिखता हूं परसेंट डी, और यहाँ कॉमा देके करता हूं एक्स प्लस वाई। हो जाएगी ना एडिशन इससे, राइट। यस सर। नहीं होगी क्या, होगी ना, बिल्कुल होगी, पक्का होगी, यस सर। राइट। तो ये हो गया लॉजिक, एडिशन का लॉजिक लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप में क्या लिखते हैं हम, कॉलिंग पॉइंट, कॉलिंग पॉइंट। अब कॉलिंग पॉइंट में इसको कॉल कैसे किया जाता है वो बहुत मजेदार है। कॉल कैसे किया जाएगा, इसको सिर्फ लिखा जाएगा ऐड, और इसके अंदर दो नंबर दिए जाएंगे 10 20, और सेमीकोलन दिया जाएगा, दैट्स इट। यानी कि लिखेंगे यहां पर
फंक्शन नेम और यहां पर देंगे पैरामीटर्स, वैल्यूज और सेमीकोलन। दैट्स इट। हो गया आपका एडिशन का फंक्शन तैयार। अब इसको यूज करना है, ये तो यूज हो गया, कॉलिंग पॉइंट मतलब यूज हो गया फंक्शन का यूज, यूज ऑफ फंक्शन। चलो देखना है प्रैक्टिकली। यस, यस सर, एक देखना बार है टर्बो प्लस, टर्बो हाँ सी टर्बो, प्लस प्लस में देखते हैं। यस टर्बो में देखते हैं। चलो चलो ये हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने कर दिया क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, मुझे लिखना है इंटीजर ए कॉमा बी। दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे ना, इंटीजर ए कॉमा बी। यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखूंगा, यहाँ बोलूंगा अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, पहले तो इसको सिंपल ही रखते हैं। सिंपल ही रखते हैं। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डिक्लेरेशन करनी है, डिक्लेरेशन का स्टेज करना है। डिक्लेरेशन करते समय क्या करना पड़ता है, मुझे रिटर्न टाइप लेना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लेना पड़ेगा, ऐड नाम लिखता हूं। और मुझे क्या देना पड़ेगा, पैरामीटर्स किस टाइप से आने वाले हैं, तो मुझे एक इंटीजर टाइप से आने वाला है, दूसरा भी इंटीजर टाइप से आने वाला, सेमीकोलन देना। ठीक है, ये हो गया क्या, डिक्लेरेशन। ये हो गया डिक्लेरेशन, यानी कि आपकी पहली स्टेज हो गई ना। पहली स्टेज डिक्लेरेशन बहुत इजी है। अब क्या करना है मुझे, अब सिंपली मुझे ये जो एडिशन है इसको यूज करना है। कैसे यूज करूंगा मैं, बहुत आसान है यार। मुझे क्या लिखना है, ऐड करना है, यहां पर लिखना है 10 और यहाँ पे कॉमा देके 20, सॉरी यहाँ पे कॉमा देके 20। ये होगा एडिशन। अब बोलोगे यार सर ये आपने तो डायरेक्टली उसको कॉल कर दिया, डिफिनेशन लिखी नहीं, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, आप बोलोगे ना सर डेफिनेशन तो लिखी नहीं, यस कॉल सर। ही किया आपने डायरेक्ट, राइट। तो ऐसा होता है मेरे हम्म। भाई कि कॉल अगर करना है तो कॉल करना ये सेकंड स्टेप ही बनी जाती है, क्योंकि वॉइड मेन, हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं। और जो हमारा फंक्शन रहेगा ना, वो इस फंक्शन के बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा, अब पहली बार हम मेन फंक्शन के बाहर जाके काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वाइड एड, ओपनिंग कर लिए, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, और उसके अंदर देना पड़ेगा इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, क्योंकि दो नंबर्स है तो दो नंबर्स के लिए मुझे दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। डायरेक्टली ले सकता हूं मुझे, मैं यहाँ पे डिक्लेयर ही कर रहा हूँ उसको, ठीक है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ और अंदर लिखूंगा मैं स्लैश एन एडिशन इज, ऐसा करूंगा। यहां लिखूंगा परसेंट डी और कॉमा देके लिखूंगा एक्स प्लस वाई। बस इतना ही करना है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया डेफिनेशन पॉइंट। ये क्या हो गई तुम्हारी स्टेज, हो गई ना डेफिनेशन स्टेज, डेफिनेशन। अब देखो इसमें किया क्या है, बहुत सिंपल रखा है मैंने इस बार। मैंने क्या किया है, पहले स्टेज में डिक्लेयर किया है, दूसरे स्टेप में क्या किया है, दो वैल्यूज प्रोवाइड किए यानी कि कॉल किया मैंने। और तीसरा जो स्टेप होता है यानी कि हमारा सेकंड स्टेप, वो मैंने मेन फंक्शन के बाहर जाके लिखा है। अब कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया, 0 एरर्स आ गए, रन किया। अब एडिशन इज 30 बोल रहा है वो, जो कि बराबर है, बराबर है कि नहीं, एडिशन 30, राइट और रॉन्ग। अब यस क्या सर। करेंगे, देखो इसको बोलते हैं हम रीयूज करना। देखो रीयूज करना है हमको इसको। और रीयूज करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे ऐड, और यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर 100 लिखता हूँ, यहाँ पर कॉमा देखिए क्या करता हूँ, 200 लिखता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, कंपाइल किया, रन किया, देखो आ गई 300, आ गई कि नहीं। तो रीयूज, मुझे मुझे वो कोड लिखना पड़ा क्या, पूरा 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 लिखना पड़ा क्या मुझे, बताइए। नहीं। नहीं नहीं। लिखना पड़ा ना, मैंने सिंपल क्या किया, नहीं। जैसे हम प्रिंटफ को बुला के कुछ वैल्यूज देते थे उसके अंदर, वैसे ही मैंने ऐड को बुला के क्या कर दिया, वैल्यूज दे दिया। अब इसके इससे भी ज्यादा और भी बुला सकता हूँ मैं, और कर सकता हूँ, ऐड ऐड लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कुछ ऐसा, ऐसा कुछ लिख दिया, कॉमा दे दिया और ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये भी हो जाएगा। देखो रन कर दिया, हो गई तीसरी भी एडिशन, हो गई। यस सर। समझ रहा है ना। यस सर।
तो इसको बोलते हैं रीयूज करना, यानी कि एक बार आप कोड लिखो और उस कोड को बार बार यूज करो। अब इसको लॉजिकली हम और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर हम ना वैल्यूज नहीं देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये हटा देंगे। अब ये हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे नीचे, इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ए और बी, इंटीजर ए और बी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज। ये हमने बहुत बार किया है, राइट? दो वैल्यूज हमने हमेशा ली है, राइट? लिए कि नहीं लिए? लिए ना। स्कैन एप करेंगे, स्कैन एप में कैसे लिखेंगे, स्कैन एप लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा देके क्या करेंगे, एंड ऑफ ए, कॉमा देके क्या एंड करेंगे, एंड ऑफ बी। तो ए के ब्लॉक में पहली वैल्यू जाएगी, दूसरी वैल्यू बी के ब्लॉक में जाएगी, राइट? अब यस देखते सर। हैं ये काम करता है या नहीं करता है। देखो, जीरो एरर, एग्जीक्यूट। बताइए, कोई भी नंबर बताइए। 99 सर। 99। दूसरा नंबर बताइए। 32। 32। 32। आ गई एडिशन, यस। आ गई एडिशन, यस सर। राइट? आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपका जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन को आप बिना इस कोड को लिखे हुए रिपीटली करना नहीं है हमको, हमको बस एक ही बार लिखना है और उसको बार बार यूज कर सकते हैं हम। तो ये होता है फंक्शन का बेनिफिट। फंक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। समझ में आ रहा है? अब इसको यस सर। स्क्वायर का फंक्शन बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, स्क्वायर का बनाते हैं। चलो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर का बनाएंगे, ठीक है? यस क्यू लिखेंगे यहाँ पर। स्क्वायर के लिए कितने नंबर लगते हैं बताइए? स्क्वायर के लिए एक नंबर नंबर कितने लगता है, लगते हैं? कोई भी एक। कोई ओनली भी वन एक लगता है, कोई भी एक लगता है। तो ए में ले लेंगे एंटर, वैल्यू फॉर स्क्वायर ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, फॉर स्क्वायर ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, राइट? तो वो वैल्यू आ जाएगी, ए में चली जाएगी, राइट? ए में चली गई, फिर इसको भी हटा देंगे, ये परसेंट डी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमको, ये हट गया। अब इसको भी क्या करेंगे, हम एक ही वैल्यू पास करेंगे इसमें भी। तो एक ही वैल्यू पास हो रही है। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम एक ही वैल्यू पास करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ना वॉइड एड की जगह पे क्या लिखेंगे, अब इस बार यस क्यू, क्योंकि नाम सेम होना चाहिए। जो नाम तुमने नीचे दिया है डिक्लेरेशन में, वही नाम यूज होना चाहिए हर जगह पर, और यहाँ पर भी यस क्यू होना चाहिए, ठीक है? तो आ गया, सब कुछ हो गया। अब हम क्या, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का लॉजिक क्या होता है सर? स्क्वायर इज, क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज, दिस नंबर इज क्या होगा, परसेंट डी, और यहां पर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? स्क्वायर क्या होता है यार, उसी नंबर को उसी यस नंबर सर। से यस सर, गुना, इंटू। मल्टीप्लाई करना, ठीक है? ये हो गया, यस। ये हो गया। बताओ नंबर कौन सा भी जिसका स्क्वायर निकालना है, बस वो इंटीजर की रेंज में आना चाहिए। बताइए। 26। 26। यस सर। 36। तो यस सर। निकल गई, निकल गया, निकल गया ना? यस सर। तो इस तरीके से सर हम थोड़ा बना आवाज। सकते हैं, अलग 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 फंक्शंस बना सकते हैं इस तरीके से, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस के टाइप्स को सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, कैसे मेन फंक्शन लिखा जाता है, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, लिख पाते हैं, उसको लिखने का तरीका हमने सीख लिया, सिंटैक्स सीख लिया। अब इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यार इसके अंदर। देखो इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो इसके अंदर लिखोगे इंटीजर जेड, इसको डिफाइन करोगे इंटीजर जेड, और यहां लिखोगे z इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। ये भी एक तरीका होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर z लिखेंगे, तो फिर भी ये काम करेगा, राइट? अब यहाँ पर लिखता हूं 12, देखो आ गया। समझ रहे हो? यस सर। तो हाँ ये सर। कोड मुझे बार 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 लिखने नहीं पड़ रहा है। हाँ बताइए। सर इसमें जो आपने सीक्वेंस बताया, पहले डिक्लेरेशन आएगा, फिर कॉलिंग पॉइंट आएगा, फिर डेफिनेशन आएगा, तो ये इस तरह से ही आना चाहिए सीक्वेंस में, या फिर इसमें भी आगे पीछे कर सकते हैं हम?
नहीं नहीं, देखो पहले तो सबसे पहले कंपाइलर को हर नई चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ओके। क्या आना चाहिए? डिक्लेरेशन आना चाहिए, राइट। अब ये जो डिक्लेरेशन है हाँ ना, आप इसको इसकी जगह पर, ये जो डिक्लेरेशन दिख रहा है ना आपको, यहां से उठाओ इसको, यहां से उठाओ, ठीक है। और इसको मेन फंक्शन के भी बाहर लिख दो, यहां पर सबसे ऊपर। अरे क्या हुआ, यहां पर लिख दो, क्या लिखेंगे? वाइड, क्या नाम था, SQR, और इसमें था इंटीजर, राइट। ऐसा था ना। तो हाँ। यहां पर भी डिक्लेरेशन किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो डिक्लेरेशन ऐसा नहीं है कि कहाँ, मतलब स्टेप्स है यार वो। अब ये मेन फंक्शन के बाहर ही होगा सब कुछ, देखो मेन फंक्शन के बाहर लिखा है हमने। अब इसको करते हैं रन, कंपाइल किया, एक एरर क्या आ गया, फंक्शन स्क्वायर शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अच्छा, इसका फंक्शन स्क्वायर SQR है ना, SQ, इस तरीके से SQ है, ठीक है। कंपाइल किया, एक सेकेंड, हैंग हो रहा है मशीन। रेस्टार्ट जीरो एरर, कीजिएगा। जीरो वार्निंग, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। फिर इसको रन किया, देखो एंटर नंबर फॉर स्क्वायर, मैंने 2 डाल दिया, 4 आ गया, आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जब भी आता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना कोड कंपाइलर, बराबर है कि नहीं। अब इसको समझने की यस। कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, समझेंगे एक बार। यस सर। चलो देखते हैं इसका एप्टीट्यूड कैसे निकल आता है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। यस सर। चलो, सो ही इज आवर कंपाइलर, ये कंपाइलर है हमारा, ये इसकी आंखें, ये इसका, ये सब कुछ। अब क्या करता है कंपाइलर, सबसे पहले कहाँ आता है, सबसे ऊपर वाले जो हैश कोड लिखा होता है उसके पास आता है, राइट। वहां पर आने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, इन दो फाइल्स को वो क्या करेगा, हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में जहां जहां पर उनके रिलेटेड फंक्शंस है, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए रेडी रखेगा, राइट। फिर क्या करेगा वो, उसके नीचे आएगा, उसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ आएगा, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, void SQ इंटेजर, राइट। अब ये उसको समझ में आता है कि पैरेंथेसिस लिखा है, तो पैरेंथेसिस का मीनिंग क्या है, ये एक फंक्शन है, राइट। और वो समझ जाता है कि SQ नाम से उसके डिक्शनरी में कोई फंक्शन नहीं है। समझ में आया। अब SQ नाम से कोई फंक्शन नहीं है, ये पता चलने पर उसको क्या पता चलता है कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्या है ये, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। समझ में आया, किस क्यों पता चलता है उसे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है? बिकॉज डिक्शनरी में ये जो stdio.h है और conio.h है, उनके डिक्शनरी में ये कोई ऐसा कोई नाम का फंक्शन नहीं है। समझ में आया। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जिसने प्रोग्राम लिखा है उसने वो फंक्शन बनाया है, बराबर है कि नहीं। तब वो क्या करता है, वो चेक करता है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है क्या, यस रिटर्न टाइप है। फिर चेक करता है इसका नेम है क्या, यस नेम है। फिर चेक करता है कुछ पैरामीटर्स है क्या, यस पैरामीटर्स है। सेमीकोलन है क्या, सेमीकोलन है, दैट मीन्स इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर क्या करता है, उसका सबसे पसंदीदा सवाल क्या होता है, वेयर इज मेन फंक्शन, बराबर है, राइट। वो क्या पूछेगा, वेयर इज मेन फंक्शन। अब जब पूछेगा वो वेयर इज मेन फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, बताइए, क्या होगा इसका मतलब। सर रिपीट करेंगे, मैं मेरा बाहर चला जा रहा हूँ सर, मैं मीटिंग से, बार बार ऐसा हो रहा है। इस नेटवर्क तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्या हो रहा है भाई, पता रिपीट नहीं, मैं करना तो मतलब ओपन क्या है, देखो सेशन कर। मैंने मैंने ये बताया अभी तक कि यहाँ पर stdio.h और conio.h दो फाइल्स रेडी करेगा। फिर इसके बाद नीचे आएगा, उसको पता चलेगा कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कैसे पता चलेगा, वहां पर रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, जो फंक्शन का नाम उसकी डिक्शनरी में लिखा नहीं है कहीं पर। तो उसको मालूम हो जाता है कि यार ये तो मेरा है नहीं, तो ये किसका है, यूजर का है, जिसने प्रोग्राम लिखा है उसका है।
तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको पता चल जाता है। फिर सबसे उसका पसंदीदा सवाल क्या होता है, वेयर इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन है तो उसको पता चल जाता है मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ओपनिंग करली ब्रेसेस से लेके क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक, तो उसको कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर वो क्या करता है, वो यहाँ से निकल कर आता है कहाँ पर, यहाँ पर आता है पहले लाइन पे। पहले लाइन पे क्या लिखा है, पहले लाइन पे लिखा है CLR SCR। CLR SCR का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्ले स्क्रीन क्लियर कर देगा कंसोल की। कंसोल की स्क्रीन क्लियर कर देना। फिर उसके बाद नीचे आता है, नीचे क्या लिखा है, डेटा INT। टाइप इंटीजर। हाँ, INT इंट ए। INT ए का मतलब क्या होता है हमारे डिक्शनरी में, वो जाएगा ब्लॉक के ऊपर, रैम वेरिएबल के ऊपर क्रिएट। एक ब्लॉक बनाएगा, जिस ब्लॉक का नाम रखेगा ए, और जिस ब्लॉक की डेटा टाइप रहेगी इंटीजर, बराबर है, इंटीजर। जिसको लगेंगे 2 बाइट्स का डाटा। तो उसको कितना लगेगा, 2 बाइट्स लगेंगे। कितने लगेंगे उसको, 2 बाइट्स टू लगेंगे टू मेमोरी, बाइट। राइट, स्टोर करने के लिए। ये सब होता है ना, जब जो शुरू से हो रहा है वही होगा अभी भी, ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ होगा, राइट। अब क्या होता है, अब प्रिंटफ नीचे आता है, वो प्रिंटफ लिखा है, क्या लिखा है, इंटर वैल्यू फॉर द स्क्वायर। इसको वो उठाएगा, कहाँ जाएगा, न्यू लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आके प्रिंट कर देगा। फिर ये करने के बाद यूजर क्या करेगा, यूजर एक आधी नंबर प्रिंट करेगा, यूजर देगा कि भैया मुझे 2 का स्क्वायर बना के दे दो। ठीक है, अब यूजर ने 2 दे दिया, अब जो 2 दिया है वो एंड साइन की मदद से किसके एड्रेस पे जा रहा है, ए के एड्रेस पे जा रहा है, यानी कि ए में कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, बराबर है कि नहीं, इसे ऐसे ही होता है ना हमारा, राइट। फिर क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है SQ A, ऐसा लिखा है, राइट, SQ ऐसा लिखा है। तो वो क्या समझ जाता है, यहाँ पर SQ नाम का जो फंक्शन है, जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन है, उसको कॉल किया गया है। कैसे कॉल किया है, ये जो ए के अंदर की वैल्यू है उसको पैरामीटर, एज अ पैरामीटर दे करके कॉल किया गया है, एक वैल्यू उसमें दी गई है जिसका स्क्वायर ऐसा कुछ बोल रहा है वो, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो वो क्या करता है मालूम है क्या, इस फंक्शन का जहां पर कॉल किया है वहां से इस फंक्शन का मीनिंग ढूंढने के लिए स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ फंक्शन, मीनिंग ऑफ फंक्शन। तो ये जो मीनिंग ऑफ फंक्शन होता है ना, ये मीनिंग ऑफ फंक्शन हमेशा उसको मालूम है कहाँ, कंपाइलर को पता होता है कि मीनिंग ऑफ फंक्शन कहाँ रहेगा, यूजर डिफाइन के। तो ये रहेगा हमेशा मेन फंक्शन के बाहर। तो ये जो मेन फंक्शन है ना, इसके बाहर रहेगा कहीं कभी भी। तो मेन फंक्शन के बाहर चला आता है हो तो उसको दिख जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है, वाइड SQ और INT X लिखा है, तो समझ जाता है कि वो X की वैल्यू अब समझनी पड़ेगी उसको, X इज नथिंग बट योर A, राइट। तो ए की वैल्यू एक्स में आ जाएगी, ऐसा समझ में आता है उसको, क्योंकि एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर है ही नहीं प्रोग्राम में, राइट। तो ये हो जाता है इसका। फिर वो उसकी मीनिंग ढूंढने के लिए वो उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर आता है, इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर आएगा। अंदर आते ही क्या मिलता है उसे, इंटीजर जेड मिलता है। इंटीजर जेड मिलेगा तब क्या करेगा वो, फिर रैम पे जाएगा, रैम पे क्या करेगा, एक जेड नाम का इंटीजर बनाएगा, और उसमें कोई वैल्यू नहीं देगा, इसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, राइट। सेम करेगा वो, और कुछ नहीं करेगा, इंटीजर, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिखा है Z = X × X। अब Z की वैल्यू Z = X × X मतलब क्या है, Z = X × X। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा 2 × 2, और 2 × 2 का क्या मीनिंग होता है, 4 होता है। तो राइट हैंड साइड वैल्यू ऑलवेज गोज टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। जो ये 4 है तो वो कहाँ जाएगा, अब ये 4 है तो कहाँ जाएगा, ये जेड की वैल्यू, जेड के ब्लॉक में जाएगा, राइट। अब जेड की वैल्यू अच्छा। ब्लॉक में गया 4। फिर प्रिंट एफ में क्या लिखा है, स्क्वायर एफ लिखा है, स्क्वायर ऑफ पर, ये यहां तक उसको कॉपी करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, और उसके आगे क्या लिखा है, %d, यानी कि मुझे इस जेड नाम के ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। कैसे डिस्प्ले कराना है, इंटीजर डेटा टाइप में डिस्प्ले करना है। यानी कि वो क्या करेगा, यहां से इस वैल्यू को उठाएगा और कहाँ आएगा, कंसोल की स्क्रीन के ऊपर, और इस तरीके से हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इसका काम, ये कॉलिंग का काम, ये जो कॉलिंग पॉइंट था इसका काम हो गया। फिर यहां से कहा जाएगा वो, यहां से फिर ऊपर जाएगा इस मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, गेट CS लिखा है, यानी कि हम हमारा जो कंसोल है उसको होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक कोई उसको एक कोई की प्रेस नहीं करता तब तक के होल्ड करके रखेगा।